हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मालूम है बच्चों लोग, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, फिजिक्स के लिए भी कुछ ना कुछ लेक्चर आई गेस लिया था, बट चलो अपना खुद का ही चैनल है, जो मन में है वो पढ़ाने का। तो आज बच्चों लोग हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो आता है जेनेटिक्स ब्रांच में। आई डोंट नो आपको जेनेटिक्स दिख रहा है कि नहीं, बट मैंने लिखा है यहाँ पर जेनेटिक्स पर, ठीक है। तो बच्चों लोग सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दो शब्दों से बना है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं बच्चों लोग। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक इनहेरिटेंस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। लाइक डिटेल में करेंगे हम लोग, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं आपको। इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमीटर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, अनदर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा शब्द है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है मालूम है बच्चों? मतलब आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखा था, उसके अंदर तो अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली मतलब एग्जैक्टली सिमिलर देख रहे थे, बट रियलिटी में आपको पता है कि 90% केसेस में इतना सिमिलर कभी भी कोई नहीं दिखता। कभी कभी हो जाता है कि कोई इतना सिमिलर दिख जाए, तो इतना मतलब सिमिलर नहीं दिख रहे ना, तो हम लोग क्यों नहीं दिख रहे? पापा और बेटा एग्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं दिख रहे? वेरिएशन के कारण। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंजेस या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ चेंजेस इन पेरेंट एंड प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब समझते हो ना आप? बच्चा, बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेनी, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन। बट बच्चे लोग एक और शब्द है जो ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हेरिडिटी। बच्चे लोग को इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता। हेरिडिटी, बच्चे लोग एक्चुअल में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का मतलब सेम है, पर फिर भी हम इनहेरिटेंस को हेरिडिटी का यूनिट कहते हैं। लाइक इनहेरिटेंस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, पर इसका मतलब आपको नहीं समझ में आता, तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। क्या होता है ना बच्चे लोग, हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बहुत सारी चीजें ट्रांसफर होती है। लाइक मेरे पापा का जो भी जमीन जायदाद होता है वो भी मेरे को मिलेगा, ये भी एक चीज हुआ। उनके पास जो भी गाड़ी है, ये सब जो चीज है ना, मतलब इतना सारा सामान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने, इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। पर जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तब वहां पर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक शब्द डाला हुआ है, हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ, या फिर ट्रांसमिट बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। हम लोग इसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी बच्चे लोग इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का मतलब सेम है, बट क्या बात हो रहा है कि इनहेरिटेंस एक बड़ा पिक्चर है और हेरिडिटी उसके अंदर का एक ऑफसेट है। आया आपको समझ में? अब बार बार हम लोग कैरेक्टर्स चिल्ला रहे हैं, अब हम लोग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना टॉपिक पढ़ना, अभी हम लोग ना टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ने का जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स वो एक ब्रांच है जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन की पढ़ाई हुई जाती, स्टडी की जाती है, ठीक है। अब हमारा अगला शब्द है बच्चे लोग कैरेक्टर्स। क्या है? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होता है मालूम है? इसका डेफिनेशन क्या करने का, अपने को बोर्ड थोड़ी देने का, मतलब देने का भी है तो टेक्स्ट से तो आप पढ़ ही लोगे, अपने को कैरेक्टर्स का मतलब समझ में आना चाहिए। बच्चों लोग कैरेक्टर्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइट। हाइट एक कैरेक्टर है। कलर, कलर एक कैरेक्टर है। आया आपको समझ में? कैरेक्टर्स में क्या आता है आपका? हाइट, हाइट, कलर। कलर में मतलब आई कलर हो गया,
स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, या फिर हेयर शेप आप बोल सकते हैं, हेयर स्टाइल, आई मीन हेयर स्टाइल जो भी है। अब देखो ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब आता है बच्चों ट्रेट। अब क्या होता है ट्रेट? ट्रेट का मतलब मालूम है क्या होता है? हाइट। अब हाइट कैसी हो सकती है? या तो टॉल या तो डॉफ, तो वो आता है ट्रेट में। क्या? टॉल, डॉफ, ये हो गया आपका ट्रेट। कलर, कलर लाइक ब्लैक, व्हाइट। अभी ह्यूमंस में भी होता है ये सारी चीजें, और हम लोग तो मोस्टली प्लांट के बारे में पढ़े हैं, इस चैप्टर में प्लांट से डील किया है मोस्टली। ठीक है, अब हेयर स्टाइल, किसी के हेयर देखो स्ट्रेट होते हैं और किसी के कर्ली होते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? तो कैरेक्टर का मतलब हो गया क्या? हाइट। ट्रेट का मतलब हाइट के अंदर कौन से वैरायटी है? टॉल और डॉफ। आया आपको समझ में? ठीक है, अब इसके बाद और क्या होता है? अपना अलील होता है बच्चों। क्या होता है? अलील। अलील का मतलब कुछ नहीं होता, लाइक ये टॉलनेस, डॉफनेस, ये जो जीन है इसको शो करने का जो तरीका होता है वो होता है अलील। जैसे कि टॉल को हम लोग ऐसे शो करते हैं, टीटी। डॉफ को हम लोग स्मॉल से शो करते हैं, ऐसा टीटी। कभी ऐसा रहता है, ऐसा टीटी। आया आपको समझ में? अब देखो, जब अब यहाँ पर मैं अलील वाला समझ में आया, मतलब ये सब चीज जीन को शो करने के लिए जो हम लोग चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलील। अब मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर देखो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, पर जब ऐसे सेम सेम रहते हैं ना बच्चों, तो हम लोग इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। जब ऐसा डिफरेंट रहता है, देखो अपोजिट है, तब लोग हम इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि जीन क्या होता है। बच्चों लोग आप लोगों को क्रोमोसोम मालूम है क्या होता है? क्रोमोसोम ना एक कंडेंस स्ट्रक्चर है। लाइक अगर मैं अपने जेब से रुमाल निकालूं तो रुमाल है आपका क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम को अगर मैं खींचूंगा तो मुझे क्रोमैटिन मिलेगा, उस क्रोमैटिन को मैं और खींचूंगा तो मुझे डीएनए मिलेगा। समझ में आया? मतलब वो जो एकदम, ठीक है, आया आपको समझ में? तो क्या हुआ कि मेरे जेब में एक रुमाल है, उसको मैंने ऐसा खोला तो क्या मिल गया मेरे को? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन को मैंने और खोला तो मुझे डीएनए मिल गया। यानी डीएनए बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है, 3.3 मीटर कितना लंबा जो स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग इतने छोटे से जगह पे, सेल हमारा कितना छोटा होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे हम लोग रखेंगे उसको? कंडेंस करके। ठीक है, तो जब मैंने क्रोमोसोम को ऐसा खींचा तब मुझे डीएनए मिला। अब डीएनए के ऊपर पूरा हर जगह जीन नहीं होता, पर डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या? कि बच्चे का हेयर का कलर क्या होगा, बच्चे का आंख का कलर क्या होगा, बच्चे का स्किन कलर क्या होगा, बच्चे के पास कितने हार्ट रहेंगे, कितने हाथ रहेंगे, कितने पैर रहेंगे, कितने आंखें रहेंगी, ये सब के सब आते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसपे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। आया आपको समझ में? ठीक है, तो क्रोमोसोम, जीन, क्रोमोसोम मालूम है हम ह्यूमंस के अंदर कितने रहते हैं? 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 के पेयर्स में रहते हैं। अब उस 46 में से 44 आपका ऑटोसोम्स रहता है, 2 एलोसोम्स रहते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, और अपना नॉर्मल वाला रहते हैं। नॉर्मल वाले ग्रोथ के लिए, मतलब बॉडी के अंदर जो टोटल काम होता है नॉर्मल क्रोमोसोम से होता है, बस जो सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है गैमेट प्रोड्यूस करना। आगे आता रहेगा आपको, जब वो टॉपिक आएगा तो हम लोग और करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर, ट्रेट, अलील हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पी प्लान स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ बच रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। क्या लोकस, लोकस वाले अगर मैं यहाँ पर वो ड्रॉ करूँ क्रोमोसोम, मैं ड्राइंग ना बच्चों को बहुत खराब बनाता हूँ, बट ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। कैसे बनाऊँ? अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही बनता है ना क्रोमोसोम। हाँ, तो यहाँ पर जो लोकेशन, जीन का जो लोकेशन होता है ना उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, ये बाद में मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा जब जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये टॉपिक्स को मैं मिटा रहा हूँ। अब बच्चे लोग हम लोग, अच्छा ये आपको पता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर जोहान मेंडल। ठीक है, बट जेनेटिक्स के फादर आपके मेंडल है, पर जेनेटिक्स जो टर्म है ये आपको बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? उनका नाम, लाइक जेनेटिक्स जो टर्म है, या टर्म आपको दिया गया था द्वारा बेटसन। पर जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है तो आपको पता ही है कौन है फादर, वो है आपके मेंडल। ठीक है, अब लोग मेंडल के बारे में शुरू कर ही रहे, तो आपको पता है बच्चों मेंडल ने जितना भी काम किया था, तो जब वो जिंदा था ना, लाइक उसने 1856 से लेकर 1863 ऑलमोस्ट 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। किसके ऊपर किए थे? पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर किए थे? पी प्लांट के ऊपर।
पी प्लांट, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पीजम सतैवम। ठीक है, तो अब खास बात ये है कि मालूम है मेंडल जब जिंदा था, जब उसने इतना सारा काम किया था, तब उसके काम को उतना वैल्यू नहीं मिला। और जब वो मर गया कुछ सालों बाद, जब बाकी साइंटिस्ट आए, उनको पता चला अरे यार मेंडल ने जो सब काम किया था तो बहुत काम का काम किया था। लाइक बाद में कौन कौन आया था, वो ह्यूगो डी व्रीज, ये लोग जो आए थे ना बाद में, वो लोगों को पता चला कि मेंडल तो बहुत सही काम करेगा पर उसको वैल्यू नहीं दिया गया। एक्चुअली क्या कहने वाले हैं, इसने मैथमेटिक्स का यूज किया। हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, इसमें उसने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। और बायोलॉजी वाले को तो मैथमेटिक्स जमता नहीं है, तो उनको जमा नहीं, तो उसकी वजह से उनको उतनी वैल्यू मिली नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने वही वही काम किया था, उतना वैल्यू नहीं दिया। और ये ना फैक्टर फैक्टर बहुत चिल्लाते थे। इनके टाइम पे इनको मालूम नहीं था। हम लोग जो अभी जानते हैं, हम लोग जीन के बारे में हम लोग जानते हैं, बट मेंडल जीन को नहीं जानते थे। वो चीज को पकड़ लिए थे, वो समझ गए थे, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कुछ तो चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। वो उन्हें लेकिन फैक्टर फैक्टर कहते थे। हमें आज हम उन्हीं फैक्टर को आज के टाइम पे जीन कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या था मालूम है, पीसम सतैवम पी प्लांट को चूज किया था। क्यों उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था? क्योंकि इसके अंदर ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत साफ साफ दिखते हैं। आई मीन कॉन्ट्रास्टिंग खूबियां, लाइक रंग, काला गोरा, आई मीन काला गोरा नहीं होता, वायलेट और व्हाइट कलर होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स इजीली ऑब्जर्वेबल थे, और इसको उगने में 10-15 साल नहीं लगता था। कितने मंथ्स में ही, मेरे 2-3 मंथ्स में ही ये बहुत ज्यादा बन जाता था और बहुत कम जगह लेता था। आई मीन बहुत, यही आप टेक्स्ट में रीड कर सकते हो, यही सारी चीजें, बहुत कम टाइम लगता था, बहुत हाई यील्डिंग थी इनकी, और वेरिएबल कॉन्ट्रास्टिंग थे, मतलब बेस्ट था। ठीक है, प्लांट उन्होंने जो चुना था। ठीक है, तो चलो अब इनके जो 7 कैरेक्टर्स है फेमस, उनको हम लोग देख लेते हैं कौन से कैरेक्टर्स थे। मेंडल ने बच्चे लोग जो कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। ठीक है, अच्छा ट्रेट्स में बताया नहीं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, रेसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता बट करता है। 4 अभी हम लोग को क्रॉस व्रास करेंगे ना, तब वो पुनेट स्केल वो सब तो हम लोग करेंगे, उसका टेंशन नहीं है, बट यहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव होता है। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स ऐसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो स्टेम हाइट, हाँ चलो ले सकते हैं, फ्लावर पोजीशन भी होता है, बट ठीक है। स्टेम हाइट या तो लंबा होगा या तो बौना होगा, बोले तो टॉल या तो डॉफ। फिर अगला उन्होंने क्या चुना, फ्लावर को ले लेते हैं। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कहाँ पर रहेगा प्लांट में, या तो ऊपर रहता है तो उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, आई मीन सॉरी एक्सिस पे रहता है तो एक्सियल बोलते हैं, और अगर वहां रहता है तो उसको टर्मिनल बोलते हैं, अगर टिप पे रहता है तो टर्मिनल बोलते हैं। फिर फ्लावर कलर, आई गेस फ्लावर कलर कौन से कलर का रहता है, वायलेट और व्हाइट। वायलेट को हम लोग डोमिनेंट मानते हैं और व्हाइट को हम लोग रेयर मानते हैं, आई मीन रेसेसिव मानते हैं, रेयर नहीं। ठीक है, कंफर्म कर लूँ, हाँ सही किया मैंने। हाँ, फोर्थ पॉड शेप, कौन से शेप का पॉड रहता है, एक होता है इन्फ्लेटेड, एक रहता है कंस्ट्रिक्टेड, लाइक एकदम प्लेन वाला, मतलब एक रहता है आपका कंस्ट्रिक्टेड, रहता है आपका इन्फ्लेटेड। ठीक है, तो क्या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा सॉरी, फुल और कंस्ट्रिक्टेड, आपका फुल बुक में लिखा है फुल और कंस्ट्रिक्टेड। उसके बाद रहता है आपका पॉड का कलर, ग्रीन और येलो। कौन सा रहता है, ग्रीन और येलो। फिर आपका रहता है छठवा, सीड का शेप। सीड का शेप कैसा रहता है, राउंड या तो रिंकल्ड। और फिर आपका रहता है पॉड सीड का कलर, या तो आपका सीड कौन से कलर का रहेगा, डोमिनेंट में येलो और रेसेसिव में ग्रीन। ठीक है, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट समझा, बट हम लोग जितना भी मटर खाते हैं, हम लोग तो हरा मटर ही खाते हैं इंडिया में, तो वो सब है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बट येलो ज्यादा डोमिनेंट होता है, पाया नहीं जाता, बट ठीक है बच्चे लोग। तो इतना अपन लोग ने किया। अब इसके आगे क्रॉस क्रॉस, वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो क्रॉस क्रॉस होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का एकदम बेसिक सा लेक्चर था,
मेरा मन कर रहा है और बेसिक में कुछ क्या पढ़ा सकते हैं हम लोग, सेल साइकिल सेल डिवीजन का थोड़ा बेसिक ले ले क्या, क्योंकि तरुण सर आए मैंने देखा है उनके लेक्चर जब देखता हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हमेशा सेल साइकिल और सेल डिवीजन का कुछ ना कुछ तो रिवीजन वो कराते ही कराते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ करा दूं क्या, चलो थोड़ा सेल डिवीजन देख ही लेते हैं। पता है ना आपको, लाइक वो अपना है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेज एम फेज, वो सारे जो फेजेस होते हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या बच्चे लोग, विच इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ माइटोसिस? मैंने इसका आंसर इंटरफेज टिक कर दिया था एग्जाम में, बट इसका आंसर एम फेज है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, ठीक है। तो बच्चे लोग मियोसिस सॉरी माइटोसिस मियोसिस आपको पता ही है, माइटोसिस के अंदर 95% जो टाइम होता है वो इंटरफेज में जाता है और 5% टाइम के अंदर आपका मेन डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज। एंड एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द माइटोसिस और सेल साइकिल। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वहीं पर सारा डिवीजन सब हो रहा है। इंटरफेज में तो बस वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्या क्या मल्टीप्लाई करके। जैसे कि देखो मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, फिर आपका सपोज करो इतना कैसे कैसे मेरे को ड्राइंग करना बहुत खराब रहता है। सपोज करो ये है आपका G1, ये है आपका S, ये है आपका G2 और ये है आपका M फेज, ठीक है। ये है आपका M फेज, M फेज में, ठीक है, M फेज है। फिर वहां पर वो साइटोकाइनेसिस होता है, अच्छा वो भी इसी M फेज में आएगा। थोड़ा टाइम साइटोकाइनेसिस होगा, थोड़ा टाइम कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। अभी एम फेज फर्दर डिवाइडेड है, आपको पता ही रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। जीवन में क्या होता है, एस में क्या मेन होता है आपका एस, इसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और जीवन में मतलब पूरा जो सेल होता है वो ग्रो तो होता रहता है, रुकता नहीं है। अब भाई डिवीजन करना है तो अपने अंदर के ऑर्गेनल्स को मल्टीप्लाई करना है तो ग्रोथ तो करना पड़ेगा है ना। ऐसा नहीं है ना कि भाई वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है तो टूट के 5-5 सेंटीमीटर में टूटेगा, नहीं। और 10 सेंटीमीटर है तो पहले वो 20 सेंटीमीटर में ग्रो होगा, फिर वो 10 सेंटीमीटर में टूटेगा। फालतू एग्जाम्पल, आई होप आपको समझेगा, ठीक है। यही सब होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं और क्या, क्रोमेटिन का, ठीक है। क्या ही बताऊं मैं, ये सब जो चैप्टर अगर मैं कराऊंगा तो करा दूंगा। ये तो तरुण सर कराते हैं तो मैं भी सोचा करा ही देता हूँ थोड़ा, मतलब कंपेयर नहीं करा बट ठीक है। चलो आज के लेक्चर में बस हम लोग ने एकदम बेसिक किया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्रॉस थोड़ा स्टार्ट करेंगे, तो आई होप मजा आएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। आज दिवाली का दिन है, हैप्पी दिवाली आप सबको। चलो बाय, मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है करो।